Hello friends, so welcome to my channel. Today we'll do an editorial analysis and the article has been taken from the newspaper Business Standard. It's on banking, so let's get started. Okay, so the title of the article is Banking Laws and Regulatory Shakeups. Recently an incident has taken place where we heard that Paytm Payments Bank it will stop working from February 29. So the entire analysis and the action which and the reason which has initiated this action we will see through this article and what let's see so what author has to say. So banking laws or regulatory shakeups mean basically change in structure. Okay, regulatory action against Paytm Payments Bank points to the need for reform of banking regulation. So ये जो regulatory action Paytm Payment Bank Paytm का जो बैंक एक है उस पे लिया गया है, ये क्या शो करता है, वो इस तरफ पॉइंट करता है कि अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक रिफॉर्म की. रिफॉर्म मीन्स चेंज की किस चीज़ में, बैंकिंग रेगुलेशंस के अंदर पे. Okay, press release issued by Reserve Bank of India 2 weeks ago directed Paytm Payments Bank to stop onboarding customers with immediate effect. एक प्रेस रिलीज जारी की गई किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑल द बैंक्स इन द कंट्री. सो उसके द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई 2 वीक पहले और ये उसमें डायरेक्शन आया कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको बंद कर देना होगा. नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करना, मतलब ऑनबोर्डिंग मीन्स नए कस्टमर्स को अपने बैंक के अंदर शामिल करना, वो उनको बंद करना पड़ेगा विद द इमीडिएट इफेक्ट, मतलब अभी तुरंत ये रेगुलेशन लागू होगा. ओके, एग्जिस्टिंग कस्टमर वर अलाउड टू विड्रॉ और यूटिलाइज द बैलेंस इन ऑल देयर अकाउंट बट वर नॉट परमिटेड टू मेक एनी एडिशनल डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो जो ऑलरेडी उसके कस्टमर है वो अपने पैसे अगर उसमें आपने डालें तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, या उस बैलेंस को जैसे पेमेंट करने में लोग यूज़ करते हैं पेटीएम करने में, वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. बट आप क्या नहीं कर सकते हो कि आप उसमें और ज़्यादा डिपॉजिट डाल नहीं सकते हो, या फिर उसमें कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन. पेटीएम एक ऑफर करता था पे लेटर टाइप का एक क्रेडिट कार्ड काइंड ऑफ सर्विस, जिसमें आप उसको मर्चेंट पेमेंट कर सकते हो. वो जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक बैंक से मिलती है वो सेम इसमें मिलती थी ऑनलाइन. तो वो क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट बेसिकली का क्रेडिट का मतलब होता है लोन लेना. तो अगर आपके पैसे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो बट आप नए पैसे नहीं डाल सकते. प्लस आप क्रेडिट रिलेटेड जैसे जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड की आप अभी यूज़ करो और नेक्स्ट मंथ पेमेंट करो, ऐसा सिस्टम था उसमें. सो वो भी क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, लोन रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो. Okay, no other banking services can be carried out by PPBL after Feb 29. PPBL is Paytm Payment Bank Limited. सो कोई भी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं वो नहीं अभी आप कर पाओगे. कब से? Feb 29 के बाद से. अच्छा, आप एक क्वेश्चन है, देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंक्स लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, नियो बैंक्स, ऑनलाइन बैंकिंग, जो भी ये सर्विस. ऑनलाइन बैंकिंग तो खैर उसमें सारे बैंक्स आ गए. सो यू हैव टू टेल मी कि पेटीएम पेमेंट बैंक किस कैटेगरी का बैंक है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, okay, let's go ahead. Essentially RBI has stopped the operation of PPBL, but why was this done? So RBI ने क्या किया है कि सारी बैंकिंग सर्विसेज जो भी है पेटीएम पेमेंट बैंक की वो बंद कर दी गई है. पर ऐसा क्यों किया गया है? क्वेश्चन मार्क. An established and respected regulator like RBI does not act without reason and justification. So RBI जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस बॉडी है और बहुत ही ऑथेंटिकेटेड बॉडी है, हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक है वो. सो वो बिना किसी रीज़न या जस्टिफिकेशन के काम नहीं करती है. वी प्रिज्यूम दैट PPBL हैज़ engaged in egregious violation that necessitated a drastic response. सो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, प्रिज्यूम मतलब हम ऐसा अजम्पशन कर सकते हैं कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो किस चीज़, उसने बहुत बार वायलेशंस किए होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के. नेसेसाइटेड मीन्स ज़रूरी कर दिया ये ड्रास्टिक रिस्पॉन्स किसकी तरफ से? रिजर्व बैंक की तरफ से, कि उसकी सर्विसेज ही बंद कर दी जा रही हैं. तो इसके लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने बहुत सारे वायलेशंस किए होंगे और जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स उन्हें मिला. ये जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आई हैव गिवन द वर्ड मीनिंग्स एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड, सो यू कैन रेफर देम. और मैं अभी बताते भी जाऊंगी ऐसे जो भी वर्ड्स आएंगे, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. It is likely that many smaller violations have occurred in the past. We would also presume that the top management of PPBL was informed about the violation and given a chance to correct past behavior, but these are presumption. The truth is we do not know. हम ये भी मान सकते हैं कि जो भी टॉप मैनेजमेंट है पेटीएम पेमेंट बैंक के, उनको इन सारे वायलेशंस के बारे में जानकारी दी गई होगी और उनको एक मौका भी दिया गया होगा इन सबको करेक्ट करने का, सही करने का, अपने वायलेशंस को ठीक करने का. बट ये सारे क्या है? प्रीजम्पशन है, अजम्पशन है. जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो क्या है कि हमें अभी जानते नहीं है कि क्या सच में हुआ है. We do not have a formal legal order from the RBI setting out the failures and the justification for the action. All we have is a press release that specify punishment without offering evidence or rationale. हमारे पास कोई भी लीगल ऑर्डर या कोई भी वो सेटिंग आउट
कोई भी जो भी फेल हुआ है ये बैंक, उसका कोई जस्टिफिकेशन या कोई लीगल ऑर्डर नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, जिसमें क्या पता चला हमें, जिसमें सिर्फ पनिशमेंट पता चला है कि उसको ये पनिशमेंट मिली है कि वो बंद कर देंगे सारे बैंकिंग सर्विसेज। उसमें ना कोई कोई एविडेंस है, ना कोई भी रैशनल, मतलब होता है कोई भी लॉजिक, आपको आपके एक्शन के लॉजिक या रीज़न, तो उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है जिससे पता चल पाए कि ये कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए पहले क्या एविडेंस हुआ, क्या प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे पहुँचे। नथिंग, जस्ट द कंक्लूजन। सो द प्रेस रिलीज सिंपली सेज दैट द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट एंड subsequent compliance validation report of the external and TOS reveals persistent non-compliance and continued material supervisory concern in the bank, warranting further supervisory action। ये पूरी उस रिपोर्ट का नाम है जो इन्वर्टेड कॉमास में है। सो जो रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई है प्रेस में, द प्रेस रिलीज उस क्या कह रही है कि ये एक ऑडिट रिपोर्ट है, सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट है, और उससे ये रिवील किया गया है कि परसिस्टेंट मतलब लगातार नॉन कंप्लायंस, कंप्लायंस होता है कि रूल्स को फॉलो करना, तो बैंक जो है पेटीएम बैंक, उसने नॉन कंप्लायंस किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया। एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न इन द बैंक। सो कंटिन्यूस सुपरवाइजरी कंसर्न्स थी, मतलब सुपरवाइजरी उसको जो मॉनिटरिंग थी वो अच्छे तरीके से नहीं करी, जिसके बेसिस पे मतलब उसने वारंटिंग फर्दर सुपरवाइजरी वैसे ही सुपरवाइजरी एक्शन लिया गया है। दिस स्टेटमेंट लीव्स मेनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। वी डू नॉट नो वेदर अ हियरिंग टुक प्लेस, वी हैव नॉट हर्ड पीपीबीएल साइड ऑफ द स्टोरी, एंड वी डू नॉट नो द आरबीआई रिबटल ऑफ पीपीबीएल्स डिफेंस। सो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो क्या शो करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस का ये जवाब नहीं देता है। हमारे पास ये हमें पता नहीं है कि कोई हियरिंग, मतलब जो कोर्ट में हियरिंग होती है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई हियरिंग हुई, या फिर हम लोगों ने जो पेटीएम वालों की साइड है वो हमने नहीं सुनी। हमने आरबीआई का जो रिबटल होता है, मतलब डिनायल ऑफ क्लेम, डिनायल ऑफ एनी क्लेम, कि किसी ने कुछ अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसके काउंटर स्टेटमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट जो देते हैं उसको रिबटल बोलते हैं। सो आरबीआई का जो रिबटल है पेटीएम को लेके, ये हमें मतलब ये सब हमें सुनने को नहीं मिला है। इट इज़ दस अनक्लियर वेदर ड्यू प्रोसेस एंड रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल्स वर फॉलोड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ बिफोर इम्पोजिंग प्यूनिटिव एक्शन। सो ये चीज़ क्लियर नहीं है कि पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है या जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए गए हैं बिफोर, मतलब ये जो प्यूनिटिव एक्शन मतलब पनिशमेंट वाले एक्शंस, इम्पोजिंग मतलब किसी के ऊपर थोपना वो चीज़। तो ये जो भी है ये सारे उसमें जो प्रोसेस होने चाहिए या जो भी लीगल प्रोसेस रूल्स हैं वो फॉलो किए गए हैं ये एक्शन लेने से पहले, या नहीं किए गए हैं, इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। This is an issue of some relevance because of Lord Herbert, the Lord Chief Justice of England, famously remarked in a 1924 case, it is not merely of some importance, but it is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done. So एक बहुत पुराने केस में एक चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड के, लॉर्ड हेवर्ड, उनका एक स्टेटमेंट यहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज़ किया गया है कि जस्टिस करना एक बात होती है, बट वो दिखना कि जस्टिस हुआ है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ऑफ जस्टिस टू बी डन। मतलब जस्टिस जैसे किया गया है और जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एट हार्ट दिस रिक्वायर्स अडेयरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अडेयर करना, उस चीज़ को मानना कि जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस का, उसको मानना ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? ये चीज़ करने के लिए कि आप जस्टिस करो और वो दिखाई भी दे कि हाँ जस्टिस हुआ है। द टर्म रूल ऑफ लॉ इज अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी वन विद द सेम सेट ऑफ लॉ एंड फेयर प्रोसीजर इन द लीगल प्रोसेस। तो जो रूल ऑफ लॉ है उसका क्या मतलब है? सबका इक्वल बराबर ट्रीटमेंट हो, और सारे लॉ और फेयर प्रोसेस जो है वो लीगल सबके लिए बराबर हो। Encyclopedia Britannica defines it as the mechanism, process, institution, practice, or norm that support the equality of all citizens before law, secures a non-arbitrary form of government, एंड मोर जनरली प्रिवेंट्स द आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर। सो ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ, वो ब्रिटानिका एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशन या प्रैक्टिस है, नॉर्म मतलब होता है रूल है जो सबके लिए इक्वालिटी को सपोर्ट करती है, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ, जिसका मतलब है कि लॉ के आगे सारे सिटीजन जो है वो बराबर हैं। सिक्योर्स और नॉन आर्बिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो नॉन आर्बिट्री का मतलब होता है कि मनमाने तरीके से कोई चीज़ कर दी जाती है कि जिसका कोई एक लॉजिक रीज़न नहीं हो, बस मेरा मन है इसलिए मैंने ऐसा करा, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्री। ठीक है, तो नॉन आर्बिट्री अगर गवर्नमेंट है और वो आर्बिट्री तरीके से काम करेगी कि जो उसका मन करेगा करेगी, तो ऑब्वियसली वो रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना, लॉ के आगे हर किसी का एक समान बराबर ट्रीटमेंट सबको मिलना, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गवर्नमेंट को नॉन आर्बिट्री तरीके से काम करना पड़ेगा।
काम करना चाहिए, एंड मोर जनरली प्रिवेंट्स द आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर, और जनरली वो क्या करे, रोक लगाए आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर, मतलब मनमाने तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करने वाले लोग या इंस्टीट्यूशन के ऊपर उस पर रोक लगाए। फिर सेकेंड है, क्लोजली रिलेटेड दिस नोशन इज द नोशन ऑफ नेचुरल जस्टिस विच हैज़ टू बेसिक एलिमेंट्स, और इसी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। नोशन मतलब होता है आइडिया, सो नोशन से रिलेटेड है नेचुरल जस्टिस, जिसके दो बेसिक एलिमेंट है। द फर्स्ट principle is that no person should be judged without a fair hearing, providing the person the opportunity to respond to evidence against her. And second is principle that no one should be a judge in her own cause. Okay, so natural justice है जिसके दो बेसिक एलिमेंट हैं। पहला क्या है कि कोई भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए उसका साइड सुने बगैर, और उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस हैं उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स सुने बगैर, अपॉर्चुनिटी मतलब उसको मौका ना देना, मतलब मौका बेसिकली होता है इसका मतलब, तो उसको अपने एविडेंस जो भी उसके खिलाफ है उस पर रिस्पॉन्स देना, मतलब ये उसका एक राइट समझो आप कि वो है कि उसके बगैर आप उसका जजमेंट नहीं ले सकते हो। और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल दैट नो वन शुड बी जज इन हर ओन कॉज, मतलब अगर आपने कोई क्राइम करा है तो आप उसमें एज अ जज तो एक्ट नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि वो मैटर अगर आपसे रिलेटेड है तो यू कैन नॉट बी अ जज इन द कॉज। अगर कोई जज है और वो किसी मैटर में वो एक सस्पेक्ट या कुछ इस तरीके से है कि उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें जज नहीं बन सकता है। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। ओके, all of us in India will readily agree that a modern market economy requires these concepts to be fully in play, for arbitrary exercise of state power is unfair and deters private investment. So सारे लोग जो इंडिया में हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जो मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी है वो क्या डिमांड करती है कि ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, ये नेचुरल जस्टिस और ये सारी चीज़ें, वो टू बी फुल्ली इन प्ले, मतलब है कि वो फुल्ली मतलब ट्रू रहें, फुल्ली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और जो ये आर्बिट्री पावर का वो इस्तेमाल है, मनमाना पावर का इस्तेमाल है, ये अनफेयर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मतलब डिटर करना, मतलब रोकता है। इज इट पॉसिबल दैट बैंकिंग स्पेशल एंड हेंस द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नीड्स टू बी सस्पेंडेड इन द फील्ड? बट ऐसा है क्या कि बैंकिंग को ये स्पेशल कैटेगरी है या स्पेशल फील्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो इस पे इस केस में सस्पेंड कर दिया जा रहा है, मतलब बैंकिंग के लॉज को हम ऊपर मान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से, क्योंकि ये जो नेचुरल जस्टिस और ये सारे प्रिंसिपल लिए हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कि आप बिना सुने आप किसी की वो नहीं ले सकते हो, किसी की का पॉइंट सुने बगैर आप उसको जज नहीं कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कितने भी एविडेंस हो, बट आपको उसको चांस देना है अपनी बेगुनाही साबित करने का या जो भी है, और किसी कोई अपने केस में ही जज नहीं बन सकता है। तो ये सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स हैं, और ये जो बैंकिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, मतलब ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। अ लुक एट कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी ऑर्डर इन द डोमेन फ्रॉम यूएस द यूके शोज दैट दिस इज नॉट द केस। कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्पल्स मतलब मॉडर्न होता है, मॉडर्न एग्जाम्पल्स को अगर हम देखते हैं यूएस और यूके के, तो हमें ये पता चलता है कि नहीं, ये बात सच नहीं है। क्या बात सच नहीं है? कि बैंकिंग ऊपर है और कॉन्स्टिट्यूशन को हम ओवर पास कर रहे हैं बैंकिंग लॉ से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इज इट पॉसिबल टू रिकनसाइल द रूल ऑफ लॉ ऑफ है वहाँ पे एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द फील्ड ऑफ बैंकिंग? तो क्या ये पॉसिबल है कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को हम बैंकिंग से रिकनसाइल कर सकते हैं? रिकनसाइल का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ों को के ऊपर एक साथ वो करना, काम करना, ध्यान देना। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट इफ द आरबीआई इज मोर ट्रांसपेरेंट इन सच मैटर इट वुड कॉज अ रन ऑन बैंक। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब वो हर चीज़ बता के करेगा, तो इट कुड कॉज अ रन ऑन अ बैंक। रन ऑन अ बैंक का क्या मतलब होता है? ये एक टर्म है जो कि मतलब बेसिकली ये टर्म यूज़ होता है कि जैसे एक सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ पहुंच जाते हैं क्या, बैंक से अपना पैसा निकलवाने के लिए। उस केस में क्या होता है कि बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, उसके पास कैश क्रंच होता है ऑब्वियसली। बैंक का देखो क्या काम होता है कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको मनी डिपॉजिट करना है, कुछ लोग हैं जिनको क्रेडिट या लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो जिसने डिपॉजिट किया उसका कुछ परसेंटेज वो लिक्विड छोड़ के, कि इन केस वो इंसान कल को पैसे निकालने आता है तो हमारे पास कैश होना चाहिए उसको देने के लिए। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि उसने अगर 1 लाख जमा किया गया तो वो 1 लाख निकालेगा, वो मे बी 20,000 निकालने आ सकता है ना। तो वो कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, उतना आपको एज अ, और ऐसे कस्टमर टू कस्टमर नहीं होता है, ये ओवरऑल इंटायर बैंक का जो भी वो कैपिटल है उसके ऊपर ये होता है कि इतना परसेंटेज आपको लिक्विड कैश या जो भी है वैसे रखना है, और बाकी इतना परसेंटेज आप उसको वेरियस वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो जो डिपॉजिट देते हैं और जो लोन लेते हैं उसके बीच में क्या होता है कि डिपॉजिट पे हमें कम इंटरेस्ट मिलता है, लोन पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो दोनों दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो फ़र्क होता है दैट इज़ बेसिकली द मेन इनकम ऑफ द बैंक। ठीक है, तो हाँ, कहाँ थे हम लोग?
हाँ, तो रन ऑन अ बैंक, सो अग कल को क्या होता है कि जैसे एक कोई कुछ भी ऐसा सिचुएशन हुआ जिसमें ज़्यादा लोग आएँ और जैसे 10 लोगों ने 1-1 लाख रुपए जमा किए हैं और वही बैंक का कैपिटल है, अदर देन दैट उसके पास कोई पैसा नहीं है। लेट्स अज़्यूम दिस, ठीक है? तो और वो सारे 10 लोग आ गए और कल को और बोलते हैं कि हमें अपना पूरा पैसा वापस चाहिए, 1-1 लाख रुपए सब मतलब टोटल 10 लाख निकालने के लिए लोग आ गए। तो इस केस में क्या होता है कि बैंक के पास से सारा पैसा खत्म हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। उसी सिचुएशन को बैंकरप्ट बोलते हैं या रन ऑन अ बैंक बोलते हैं। Hence, it is argued that rule of law procedures are inappropriate for regulation and supervision of bank, but that argument cannot be made here. सो ये आर्ग्यू करना कि रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर इनअप्रोप्रिएट फॉर रेगुलेशन एंड सुपर, तो रूल ऑफ लॉ जो है जो ऊपर हमने डिस्कस करा है कि सबको वो मौका मिलना चाहिए और ये जो भी है, बट अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो इतना बहुत ज़्यादा अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम होगा क्या कि बैंकरप्ट हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ अब आप बता के नहीं कर सकते हो ना कि हाँ आपने जो कल 1 लाख रुपए जमा किए उसमें से 80,000 हम लोग लोन दे चुके हैं और मान लो कुछ एक वीक के बाद उसको चाहिए कि नहीं मुझे 50,000 की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली ये जो होती है वो नेटिंग बोलते हैं, वो बैंक उसको मैनेज करता है इंटरनल लेवल पे। तो इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखना इज़ नॉट पॉसिबल, ये बैंक वो हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। और इस केस में फिर वो जो लॉ रूल ऑफ लॉ अभी हम बात कर रहे थे वो फिर इनएप्रोप्रिएट है और वो नहीं हम लोग फुल्ली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Prior to the action, PPBL had 30 million accounts and over 7 lakh point of sales terminal. There are more than 35 million UPI QR code associated with land 300 million wallets. इस एक्शन के पहले क्या था, पेटीएम पेमेंट बैंक में 30 मिलियन अकाउंट थे, 7 लाख पॉइंट ऑफ सेल्स थे और 35 मिलियन से भी ज़्यादा क्या था, यूपीआई क्यूआर कोड एसोसिएटेड विथ 300 मिलियन वॉलेट। सॉरी। On the Indian roads, there are nearly 10 million फास्टैग्स ऑफ PPBL। अच्छा, फास्टैग भी डिफरेंट डिफरेंट बैंक से लोग लेते हैं, तो पेटीएम से 10 मिलियन लोगों एक एवरेज दिया है कि इतने लोगों ने फास्टैग लिया हुआ था। ऑल ऑफ देम आर इम्पैक्टेड बाय द एक्शन, तो इससे क्या होगा कि सारे लोग इम्पैक्ट होंगे जो जिनका अकाउंट है, जिनके पास क्यूआर है, जिनके पास फास्टैग है। ईच ऑफ दिस यूजर डज नॉट नो व्हाट वेंट रॉन्ग एट PPBL एंड ओनली सी स्ट्रॉन्ग एक्शन RBI एक्शन। तो ये सारे यूजर क्या है, इनको पता नहीं है कि क्या गलत हुआ है, वो क्या देख रहे हैं, बस एक स्ट्रॉन्ग एक्शन RBI का है, बस वो उतना दिखाई दे रहा है उनको। This could lead to panic. If anything, it is the RBI action that potentially might set off bank run. So क्या होगा, इससे क्या होगा, लोग पैनिक करेंगे और ये जो आरबीआई का एक्शन है पोटेंशियली, मतलब उसमें इस एक्शन में एक पोटेंशियल है कि जो कि बैंक रन जो हम लोग उधर डिस्कस कर रहे थे ऊपर, वो वैसी सिचुएशन वो क्रिएट कर सकता है ये डिसीजन। इंडीड देर आर मार्केट रूमर्स दैट दिस एंटिटी इज नॉट अलोन, एज अ रिजल्ट मैनी अदर न्यू एज फाइनेंशियल फर्म्स आर ऑल्सो फेसिंग कंसिडरेबल स्ट्रेस। और एक किससे क्या, एक र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। अफवाह क्या है कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और वो अफवाह क्या है कि जो पेटीएम है वो अकेला नहीं है, इसमें और भी फाइनेंशियल फर्म्स हैं, न्यू एज मतलब जो नए नए खुले हैं वो सारे फाइनेंशियल फर्म्स हैं और वो लोग भी कंसिडरेबल, मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेस है अभी उनके ऊपर इस एक्शन की वजह से। On the second principle of natural justice, it is relevant to ask if the RBI supervisors who inspected PPBL and found violations are distinct and separate from those who weighed the evidence and concluded that drastic action were called for. In all likelihood, they are, but we don't know. सो जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ये एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई की का जो आरबीआई ने सुपरवाइज़ किया और उसका जो इंस्पेक्शन करा है पेटीएम का और वायलेशन फाउंड करा है, वो क्या है, वो सेपरेट है किस चीज़ से, मतलब जो जिसने इंस्पेक्शन करा और जिसने ये एक्शन और ये कंक्लूजन ड्रॉ करके ये एक्शन लिया, वो दोनों अलग अलग लोग हैं, मतलब सेम इंसान ने ऐसा नहीं करा है। ये क्या होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइडेड होते हैं और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे ट्राई कि एक एंड टू एंड एक इंसान काम ना करे, स्पेशली द रेगुलेट इस टाइप की जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा, मतलब अगर हम एक इंसान को ही दे देंगे कि आप बिल लगाओ, बिल पास करो और फिर अमाउंट का ट्रांजैक्शन करो, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फ्रॉड की। तो ये यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक ही इंसान तो वो नहीं है जिसने इंस्पेक्शन को सुपरवाइज़ किया, वायलेशन निकाला और फिर जिसने ये कंक्लूजन निकाला कि वो वायलेशन है बहुत सारे और जिसने फिर ये ड्रास्टिक एक्शन लिया, तो वो अलग अलग लोग होने चाहिए, क्योंकि एक ही अगर करेंगे तो फिर क्या है कि फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ इज़ वेरी मच ऑफ फोकस इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, कि सबकी ड्यूटी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही इंसान सारी ड्यूटी ना करे। इन ऑल लाइकलीहुड दे आर, बट वी डोंट नो, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो सारे लोग अलग ही होंगे पर हम जानते नहीं हैं। बट द थिंग इज़ कि देखो, आई हैव ऑब्जर्व दिस बैंकिंग सिस्टम एंड रिजर्व बैंक हाउ इट फंक्शंस, एंड आई नो दैट ये जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, कि ये जो यहाँ पे बात हो रही है कि अलग लोगों ने करा, अलग लोगों ने डिसीजन लिया, तो हाँ ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग ही करते हैं, सुपरवाइज कोई और करता है।
ओके, फिर उसके बाद जो इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर्स जाते हैं वो अलग होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट बना के अपने सीनियर्स को दे देते हैं, तो उनका काम रिपोर्ट बनाने तक रहता है। फिर जो सीनियर्स हैं वो रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, फिर वो अपने सीनियर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं। सो ये दिस इज बेसिकली द इंटायर इकोसिस्टम। ओके, सो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन विद डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, और वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कोई ऐसे डिसीजंस पे आ जाते हैं, वो सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशंस होते हैं, और बहुत उसमें स्क्रूटिनाइज करके इंस्पेक्ट करके ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट यू आर क्लोजिंग, ऑलमोस्ट क्लोजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान कर रहा है, ऑफिस देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व एंड एवरी वन इज डूइंग एंड इंस्पेक्टिंग एट देयर लेवल। ओके, prime facie मतलब in reality the evidence of application of two elements of natural justice in case is thin. We are not able to say that justice has been manifestly and undoubtedly seen to be done. In reality जो भी evidence है क्या नेचुरल जस्टिस ऑफ रूल ऑफ लॉ का, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जस्टिस हो गया है और अनडाउटेडली वो जस्टिस मिला है, जिसको भी मतलब पेटीएम को, आरबीआई को, मतलब अभी हमें कोई आइडिया नहीं है इस बात का। फाइनली इज द आरबीआई टू ब्लेम फॉर दोज ऑब्जर्व डिफिकल्टीज? नॉट रियली। तो जो भी डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से एक्शन लेना पड़ा, क्या हम उसके लिए आरबीआई को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं। सेक्शन 35 ए ऑफ बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इफेक्टिवली इंस्ट्रक्ट दैट आरबीआई टू डू ऑल थिंग्स दे हैव डन। सो एक सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जिसको बोलते हैं 35 ए, तो उसके अंदर आरबीआई को ये पावर्स दिए गए हैं कि ये सारे जो ये एक्शन उसने लिए हैं उसको लेने के लिए आरबीआई एम्प्लॉय आर फेथफुली इम्प्लीमेंटिंग द ओल्ड लॉ विद विच दे आर ऑब्लाइज टू वर्क। आरबीआई के जो एम्प्लॉय हैं वो फेथफुली सारे जो पुराने लॉज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, जिनके लिए वो ऑब्लाइज है, मतलब वो जो उनकी ड्यूटी है। Consequently, it is time to revisit old law. This is part of India's journey in building the institution of modern economy. So क्या अभी किस चीज़ की ज़रूरत है एज अ रिजल्ट, कि हमें वापस से चेक करें किसको, जो पुराने लॉज हैं उनको। ये क्या है, एक पार्ट है जो कि हमारे देश की जर्नी का जिसमें हम की मॉडर्न इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेंगे मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर। इन द केस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे अंदर जो भी है स्टॉक मार्केट और शेयर्स और ये सारी चीज़ों का जो रेगुलेटर है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में हम सेबी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेबी का एग्जांपल लिया गया है, क्या बोला गया है कि स्पीकिंग ऑर्डर विद अ रैशनले केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ टू डेवलपमेंट्स, अ मॉडर्न लेजिस्लेशन नेमली द सेबी एक्ट 1992 and creation of relevant jurisprudence by SEBI appellate tribunal reform judicial oversight function over SEBI। तो सेबी का एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि स्पीकिंग ऑर्डर मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर जो है लीगल ऑर्डर है, वो कैसे आया है, वो दो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से आया है। क्या है, एक फर्स्ट है कि सेबी एक्ट है 1992, और दूसरा क्या है, एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल है कि अगर तो मतलब उस जो आरबीआई में के जो भी ये डिसीजंस को वो कर रहे हैं कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, आई मीन दी उसके लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसमें बता रहे हैं कि सेबी का रेफरेंस ले रहे हैं, सेबी इज़ ऑल्सो अ रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, सो उसकी जो एक्ट है 1992, एक तो वो है, दूसरा क्या है उसका कि एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल है सेबी का। उसमें क्या होता है, देखो कि जैसे रिजर्व बैंक है, उसने जो रूल दे दिया वो सबको मानना है। सेबी ने उसका एक और वो निकाला है कि जैसे सेबी ने एक रूल निकाला या सेबी ने कोई डिसीजन लिया, अगर वो डिसीजन किसी को नहीं एक्सेप्टेबल है तो एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल रहता है, हर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, हर का नहीं रहता है, कि अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन नहीं मंजूर है, या आप उसमें अपना कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो और जिसका मौका आपको नहीं मिला है, तो आप अपीलिएट ट्रिब्यूनल में जाके आप वो कर सकते हो कि हाँ कि मतलब हमें ये डिसीजन मंजूर नहीं है, और हमारे पास आपके पास ऑब्वियसली पॉइंट्स होने चाहिए कि आप जो डिसीजन लिया गया है उसको गलत साबित कर सको, कहाँ पे, अपीलिएट ट्रिब्यूनल में जाके। ये सिमिलरली वैसा ही है कि हाई कोर्ट में अगर कोई केस है, वहाँ के डिसीजन कुछ आ गया, वहाँ से वो जिसको नहीं पसंद है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से अपील लगाएगा। तो बेसिकली ये काम उसी तरीके से करता है, ठीक है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुए डिसीजन के लिए होता है बस। Likewise, India needs a modern banking regulation act, one that would ensure that rule of law and natural justice apply fully in regulatory enforcement matter whenever authorities engage with financial firms. तो इंडिया को किस चीज़ की जरूरत है? मॉडर्न बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, जो इंश्योर करे कि रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस वो फुल्ली तरीके से अप्लाई हो रेगुलेटरी मैटर्स में भी, और जो भी अथॉरिटीज़ अगर फाइनेंशियल फर्म्स में भी इंगेज करें तो वहाँ पे भी। आफ्टर ऑल इन अ डेमोक्रेसी फाइनेंशियल फर्म नीड रीअश्योरेंस दैट जस्टिस विल नॉट बी आर्बिट्री। और डेमोक्रेसी के अंदर फाइनेंशियल फर्म्स जो हैं उनको एक अश्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी है ये मनमाने तरीके से कोई भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। एंड ऑल ऑफ अस एज सिटीजन डिपॉजिटर्स एंड यूजर्स ऑफ वॉलेट क्यूआर कोड्स हैव द राइट टू नो मोर अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग विद पीपीबीएल। सो हम सबका ये हक है एज ए सिटीजन, एज ए डिपॉजिटर और यूज़र ऑफ वॉलेट,
कि मतलब उसके साथ क्या पेटीएम के साथ गलत हुआ, हमारा वो हक है जानने का। आई थिंक ये, हाँ, यहीं तक था। और ऊपर जो मैंने वर्ड्स हाइलाइट किए हैं उनके वर्ड मीनिंग्स मैंने नीचे यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग अगर यहाँ पे रेफर कर सकते हो। एंड इफ़ यू नीड अ पीडीएफ ऑफ दिस एंटायर डॉक्यूमेंट आई विल शेयर, जस्ट लेट मी know in the comment section below. Okay, so that's all for today. Thank you so much, and please stay connected for more such analysis. And if you want any any improvement or anything which you want me to add in this, please let me know in the comment section below, so I'll do that. Thank you so much. Bye bye.